हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल गौरी ट्यूटोरियल्स। कल के पार्ट में हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज किए थे एंड वी स्टडीड अबाउट द जनरल लॉज ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड एक्ट्स। कल जो हमने जनरल लॉज किए थे उसमें हमने जैसे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, हजार्डस केमिकल्स वगैरह और हॉस्पिटल वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, इस तरह के कई जनरल लॉज किए थे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एयर और वाटर के ऊपर कौन कौन से लॉज हैं। सो फर्स्ट इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसके अंदर है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड अमेंडमेंट। अब ये बनाया गया था टू कंसोलिडेट कि फॉरेस्ट में जो भी मतलब उसमें ट्रांसिट होता है, कुछ भी चीज़ जो वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, जैसे वहाँ के प्लांट्स वगैरह हम लेते हैं, टिम्बर वगैरह लेते हैं, तो उसके ऊपर क्या ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि उसको हम जो है वो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स की अनड्यू एक्सप्लॉयटेशन को हम लोग प्रिवेंट कर सकें। ऐसे ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, दैट वाज पास्ड इन 1981 एंड दैट इज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को बचाने के लिए ये लॉज इनेक्ट किए गए थे। देन नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दैट इज इन 1973 और फिर इसमें अमेंडमेंट हुई थी 1991 में। और यहाँ पर ये जैसे नाम से पता लग रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब ये बर्ड्स और एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए है और उसके साथ तो जो भी मैटर रिलेटेड है, जैसे उसका हैबिटेट, एनिमल्स या बर्ड्स क्यों खत्म हो रहे हैं, क्योंकि उनका हैबिटेट खतरे में है, चाहे वो वाटर में रहते हैं या वो होल्स में रहते हैं या फॉरेस्ट में रहते हैं, उन हैबिटेट्स को भी साथ साथ कंजर्व करना, वो सारा कुछ भी इसके अंदर था। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द वाटर। वाटर के अंदर पहला एक्ट है द ईजमेंट एक्ट, दैट वाज पास्ड इन 1882। यहाँ पर क्या है कि प्राइवेट राइट्स दिए हैं रिसोर्स यानी कि ग्राउंड वाटर को यूज करने के, यानी कि जिसकी लैंड है उसके नीचे जो वाटर है दैट इज ग्राउंड वाटर, दैट इज द अटैचमेंट टू द लैंड और उसे यूज किया जा सकता है, मतलब उसका उसके ऊपर राइट है। लेकिन जो सरफेस वाटर है ना, व्हाट इज सरफेस वाटर? सरफेस वाटर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी ओशंस हैं, रिवर्स हैं, जो मेन वाटर बॉडीज हैं, दे आर द सरफेस वाटर। मगर जो लैंड के नीचे है ये ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर किसी का पर्सनल रिसोर्स है, वो उससे प्राइवेट राइट्स मिले हुए हैं उसको यूज करने के, लेकिन सरफेस वाटर जो है दैट इज द स्टेट प्रॉपर्टी। ऐसे ही इंडियन फिशरीज एक्ट, दैट इज फॉर रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ द फिशेज। यहाँ पर किसी भी पर्सन को कोई भी वो डायनामाइट या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस कोस्टल एरिया में या वाटर में यूज नहीं कर सकता फॉर द इंटेंशन ऑफ कैचिंग और किलिंग द फिश। ठीक है, तो ये फिशरीज एक्ट फिशेज को प्रोटेक्शन दे रहा है फ्रॉम दी पर्सन्स हु आर यूजिंग डायनामाइट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, तो वो हम नहीं कर सकते हैं यूज। ऐसे ही रिवर बोर्ड एक्ट है, ये स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे रहा है कि वो एडवाइजरी बोर्ड बनाए। किसी भी दो स्टेट्स में या दो से ज़्यादा स्टेट्स में अगर कोई वाटर को लेके इश्यूज हैं तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एडवाइजरी बोर्ड बनवाना है। देन इज मर्चेंट शिपिंग एक्ट, ये जो है कोई भी वेस्ट अगर शिप से रिलीज हो रहा है और कोस्टल एरियाज में मतलब जो वेस्ट है वो वाटर बॉडी में जा रहा है, तो ये उसके साथ रिलेटेड है कि मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर शिप्स हैं वहाँ पर कुछ एक पर्टिकुलर एरिया कोस्टल एरिया के पास के एरिया में चलो वेस्ट राइज हो सकता है, बट वाटर बॉडीज जो हैं वो डैमेज, वहाँ पर पोल्यूशन नहीं अराइज होना चाहिए ड्यू टू द वेस्ट राइजिंग फ्रॉम द शिप्स। ऐसी कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन है, इन्होंने मतलब ये जो है 1991 में ये पास किया गया था, दैट इज रिगार्डिंग कि कंस्ट्रक्शन वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज कोस्टल एरियाज में नहीं होंगी क्योंकि उसका वेस्ट भी सारा वाटर में जाएगा। ऐसे ही वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, दैट वाज पास्ड इन 1974। इसमें वाटर क्वालिटी और एफ्लुएंट्स यानी कि जो इंडस्ट्रीज वेस्ट थ्रो करती हैं वाटर में, दैट इज कॉल्ड एज एफ्लुएंट, उसके लिए स्टैंडर्ड सेट किया है। पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को परमिशन लेनी पड़ेगी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसके लिए बनाया गया है, परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो डिस्चार्ज कितना कर सकते हैं वाटर बॉडीज में। देन इज वाटर सेस एक्ट, यहाँ पर वाटर कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज को सेस या फीस पे करनी पड़ेगी सो दैट देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर। देन ऐसे वाटर सेस रूल्स गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस तरह से
किस इंडस्ट्री में या किस यूज के लिए कंज्यूमर को कितना वाटर जो है वो यूज करना है, उनके लिए वो एक गाइडलाइंस तैयार की हुई है। देन इज नेक्स्ट रिगार्डिंग द एयर। अब इसमें है फैक्ट्रीज एक्ट और उसमें अमेंडमेंट हुई 1987 में। ये है वर्किंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड वर्कर्स के जो कि फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कि उनके लिए वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा बनाया जाए। ऐसे ही एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, जैसे वाटर पोल्यूशन के लिए एक्ट बना था, ऐसे ये एयर पोल्यूशन के लिए है। यहाँ पर भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, ये इनको अथॉरिटी दी है कि उन्होंने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है और इस एक्ट को पूरी तरह से अप्लाई करना है। ऐसे ही एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन रूल्स। अब रूल्स जो हैं वो प्रोसीजर बता रहे हैं कि क्या पावर्स मिली हैं सीपीसीबी को और किस तरह से जो है पोल्यूशन को उन्होंने कंट्रोल करना है। तो रूल्स आर द गाइडलाइंस विच आर हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द एयर पोल्यूशन। देन नेक्स्ट इज एटॉमिक एनर्जी एक्ट, दैट इज रिगार्डिंग द रेडियो एक्टिव वेस्ट। कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट राइज हो रहा है तो उसके लिए एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो है वो उससे डील करता है कि उस वेस्ट को कैसे डील करना है, उस वेस्ट को किस तरह से डंप ऑफ करना है सो दैट इट इज नॉट कॉजिंग हैवॉक टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा वो। देन इज मोटर व्हीकल्स एक्ट, ये कोई भी हजार्डस केमिकल है, कोई भी हजार्डस सब्सटेंस है तो उसको अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए उसको कैसे पैकेजिंग करनी है, मतलब उसको पैक कैसे करना है, उसको किस तरह से लेबल करना है, उसके ऊपर साइन वगैरह बनाएंगे कि ये डेंजर है या मतलब ये किस तरह से हार्मफुल है, पॉइजनस है, मतलब वो सारा उसके ऊपर लेबल किया जाएगा। और फिर उसको ट्रांसपोर्ट किस तरह से करना है, व्हाट प्रिकॉशंस हैव टू बी टेकन। देन इज एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, दैट वाज इन 1987। यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को पावर दी गई है कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है, पोल्यूशन किसी वजह से बढ़ जाता है तो वो कोई भी उसमें स्टेप्स ले सकते हैं, उनको कुछ पावर्स मिली हैं उसके लिए, सो दैट दे आर एबल टू रिड्यूस द लेवल ऑफ द पोल्यूशन। Then there is National Environment Policy, that was in 2006। अब इस पॉलिसी का मेन पर्पस क्या था कि रिसोर्सेज की कंजर्वेशन तो ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी लाइवलीहुड, हमारे गुजारे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए मतलब किसी भी रिसोर्स की जो है वो डिग्रेडेशन ना हो, ठीक है, और जो है सबकी कंजर्वेशन हो रिसोर्सेज की, लोगों को अच्छी लाइवलीहुड मिले और रिसोर्स भी डिग्रेड ना हो। यहाँ पर बात की गई है कि सारे स्टेक होल्डर्स मीन्स जो पर्सन्स इन्वॉल्व हैं इसमें, जैसे कि अलग अलग पब्लिक एजेंसीज हैं, हमारी कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सब अपना रोल प्ले करें सो दैट जो रिसोर्सेज हैं उनकी कंजर्वेशन की जा सके, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइवलीहुड एंड वेल बीइंग ऑफ ऑल द पीपल। देन नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। जैसे हमने पिछले पार्ट में बात की थी कि इन्वायरमेंट को जो चीज़ें मान लीजिए हम कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं या कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होने जा रहा है तो वहाँ पर पहले से ही बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट वो इम्प्लीमेंट किए जाने से पहले ही उसके इम्पैक्ट की असेसमेंट करना, मीन्स पहले से ही देखना कि क्या इम्पैक्ट होगा इस प्रोजेक्ट का। ये सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है कि कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है शुरू करने से पहले उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी उसके ऊपर ध्यान रखा जाए। इसमें 3 एस्पेक्ट हैं, फर्स्ट इज इन्वायरमेंट, देन इज इम्पैक्ट एंड थर्ड इज एनालिसिस। ये 3 चीजें इसके अंदर आती हैं। अब जैसे EIA है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले बनाई जा रही है। जैसे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है, कोई डैम बिल्ड किया जाना है, सो उसकी क्या असेसमेंट करनी है वो पहले की जाएगी कि उससे फॉरेस्ट एरिया को क्या नुकसान होगा, आसपास के लोगों को क्या नुकसान होगा और उसके बेनिफिट क्या होंगे। फिर देखा जाएगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, बेनिफिट ज़्यादा है कि नुकसान ज़्यादा है, उसके बेस पे उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। Now in India it was held mandatory in 1994 because इससे हमें इन्वायरमेंट इम्पैक्ट पता लगता है प्रोजेक्ट का और हम वेज एंड मीन्स फाइंड आउट कर सकते हैं इम्पैक्ट को कम करने के
और प्रोजेक्ट को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग शेप कर सकते हैं। अगर उसमें चेंजेस लाके हम उसे बेटर वे में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और उसका नुकसान नहीं होगा, देन वी कैन शेप दैट प्रोजेक्ट। एंड ऑल्सो हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और डिसीजन मेकर्स के लिए ऑप्शंस दे सकते हैं कि व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शन, सो दैट वो उसमें से चूज कर ले जो उनको ठीक लगे कि ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाए। Now there are certain institutions which are related to the environmental issues, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट है, ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है दैट इज अ नोडल एजेंसी, ये मेन डिसीजन सारे ये लेते हैं। ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देन डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर। दीज आर द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल इश्यूज। ऐसे ही कुछ एजेंसीज बनाई गई हैं विच आर फॉर द एनवायरमेंटल कंसर्न, जैसे अभी हमने बात की थी सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऐसे ही स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जिन्होंने पोल्यूशन के लेवल को मॉनिटर करना है अपनी स्टेट में। ऐसे इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, दैट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, वहां पर रिसर्च की जाती है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन इनके अंडर भी आता है। ऐसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनके अंदर भी इन्वायरमेंट कंसर्न से भी ये डील करते हैं। ऐसे ही नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड है, जहां पर लैंड का कोई यूज नहीं हो रहा है उसको किस तरह से जो है वो डेवलप किया जाए। ऐसे नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है। दीज आर द डिफरेंट एजेंसीज विच आर क्रिएटेड कि वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड है और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क करते हैं। So this was about the environmental management, the different laws and rules and policies regarding the management of the environment. Thank you.